friends, I am Prince Kumar and today I am discuss about न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है और इसको केंथ वॉल्ट ने दिया था, जिसका उन्होंने मेंशन अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा किया है। और उन्होंने ये बताया है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ह्यूमन नेचर के बियॉन्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करती है और उसी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती है और उसी के बिहाफ पे रन करती है। जो स्ट्रक्चर बॉडीज है जैसे कि यूएन है, जिस जो 24 अक्टूबर 1945 को इमर्ज हुआ था, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन उसी को सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं और एक दूसरे के बीच जो कोरिलेशंस को मेंटेन करते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ स्टेट्स है वो एनर्की को प्रमोट कर रहे थे, वो इसके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। वो इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, वो खुद के बिहाफ पे रूल रेगुलेशंस फॉर्मेट कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे थे। जो रॉबर्ट गिल्पिन है उन्होंने ये बताया कि जो एवरी स्टेट हैव ऑन डिफरेंट ऑटोनॉमी एंड स्ट्रक्चर, चाहे वो कैपिटलिस्ट स्टेट हो, चाहे वो सोशलिस्ट स्टेट हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो या फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज, वो इन सब की जो स्ट्रक्चर है और जो इनकी ऑटोनॉमी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और उसी जो एवरी जो सारे देश हैं वो इसी के बिहाफ पे अपने लॉ को बनाते हैं और पावर को मैक्सिमाइज करते हैं। जो नॉन एक्टर्स हैं, नॉन एक्टर स्टेट्स हैं वो, जैसे कि जो कुछ एमएनसीज है वो इसको प्रमोट करती हैं ताकि वो प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक टेनेंट्स प्रिंसिपल्स की। जो पहला प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, जिसमें कि एनार्किज्म को बताया गया है कि यानी कि जो कुछ देश थे वो स्ट्रक्चरल अप्रोच को ना फॉलो करते हुए वो एनार्किज्म को प्रमोट कर रहे थे और अपने रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे और उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल ऑफ लॉ थे उनको डिसप्रमोट कर रहे थे। और तीसरा जो और इसका जो दूसरा है वो मोटिव है वो एनार्की हेजोमनी। इन ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी हेजोमनी थी, जिनके पास मैक्सिमम पावर था, जैसे कि यूएसए, चाइना और रसिया, इनके पास वीटो पावर थी। वो खुद ही इन ऑर्गेनाइजेशंस की बातों को नहीं मान रही थी, उनके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे कि यूएनए में 194 मेंबर्स हैं जिसमें यूएसए, रसिया और चाइना की है जो मनी है, लेकिन फिर भी वो उसके जो रूल और रेगुलेशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। हम दूसरी ओर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास वो कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जो इन सारे स्टेट्स के बीच में कोरिलेशंस को मेंटेन कर पाए, जिससे कि लैक ऑफ पावर की वजह से जो इसके इनमें जो देश थे इनके पास मैक्सिमम पावर थी, वो खुद ही इसके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसको नेगलेक्ट कर रहे थे, जिससे कि ये फेल हो गया सब पूरे वर्ल्ड में कोरिलेशंस को अब मेंटेन करने में। दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो पूरा जो वर्ल्ड था उसने दो सिस्टम पूरा जो वर्ल्ड था वो दो सिस्टम्स में बट गया। कुछ देशों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया तो कुछ ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। तीसरा जो था वो था कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट्स। जैसे कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो देश आज़ाद हुए, और इंडिया की जो थी इकोनॉमी वो उस समय बहुत ही डिक्लाइन की तरफ जा रही थी और कम से कम 20 साल लगे फिर से इस इकोनॉमी को ऊपर जाने में। और कुछ समय बाद जब 1987 में जो राजीव गांधी थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय उन लोगों के पास, इंडिया के पास वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे को मॉडर्न वेपन्स बना पाए, जिससे उनको एक सिक्योरिटी का फियर ऑफ सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने यूएस की टीटी पे साइन कर दिया। इसके कुछ कारण थे, जिससे उस समय एनार्की में स्ट्रक्चर था, जिसमें यह था कि वो ये प्रोबेबिलिटी थी कि जो सारे देश थे जिनके पास मैक्सिमम पावर था, जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, वो पावर ऑफ मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे, जिससे कि अटैक का खतरा बढ़ रहा था।
और दूसरी तो जो थी जो अनसर्टनिटी थी, यानी कि सारे देशों में कभी भी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि सभी जो देश थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स का मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे। और तीसरी चीज़ तो वो इंडिया में क्या था, रूल ऑफ पीपल था, यानी कि डेमोक्रेसी थी, जिसकी वजह से आ, जो वहाँ के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना। लेकिन उस समय इंडिया के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, जिससे वो उनको एक फियर ऑफ सिक्योरिटी था, जिसको यहाँ पे मतलब वो उनके पास जो वेपन्स थे उनके भी यहाँ पे वो खुद की सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस चिट्ठी पे सिग्नेचर कर दिया। जो थॉमस सेलिंग है, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंट्रोल करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को मेड करती है। ये दो प्रकार की होती है, एक ऑफेंसिव रियलिज्म न्यू रियलिज्म, एक और डिफेंसिव न्यू रियलिज्म। जो ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म है वो पावर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट करता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर को मैक्सिमाइज करें, जिससे कि वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो डिफेंसिव न्यू रियलिज्म है वो पीस, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है और वॉर को डिसप्रमोट करता है। इसका हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है न्यू रियलिज्म थी जिसने क्रिटिसाइज किया रियलिज्म को, कि ये जो है ह्यूमन नेचर की बात करता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर पे डिपेंड है, ये ह्यूमन नेचर को फॉलो करती है। और इन्होंने बताया कि जो नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रक्चरल अप्रोच को फॉलो करती है, जो कि कहीं कहीं फेल होता हुआ नज़र आया, क्योंकि जो यूएन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन थे उनके जो हेजेमनी जिन स्टेट्स के पास थी, वो खुद ही उनके रूल और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिससे कि उनके बीच एक कोरिलेशन नहीं बन पा रहा था, जिसमें वो फेल हो जा रही थी। इसका रिलेवेंस तभी होगा जब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए और उन ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रीम अथॉरिटी बनाया जाए और उनको वो ताकत दिया जाए, ताकि जिससे कि वो जो हेजेमनी स्टेट्स है वो भी प्रमोट करने के लिए मजबूर हो जाए उनके रूल और रेगुलेशन को। तभी पूरे वर्ल्ड में जो पूरा वर्ल्ड है वो स्ट्रक्चर अप्रोच के अकॉर्डिंग चल पाएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।